हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस रोहतक में स्वागत है आपका। देखिए, आज हम जो हमारी आर्मी के अभ्यास प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है उसमें अभ्यास प्रश्न पत्र 44 करवाएंगे। इससे पहले हम 43 एक्सरसाइज जो हो कंप्लीट कर चुके हैं। जिस विद्यार्थी ने वो एक्सरसाइज पहले नहीं देखी है तो क्रमबद्ध तरीके से उनको देखता चले और अपने नोट्स बनाता चले। तो भी आइए स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल के ऊपर अभ्यास पेपर सेट 44। तो देखिए, सागर क्लासेस रोहतक में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न बनता है आपका वो है भाई आपका, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो पता है स्टूडेंट्स, आपको कई बार बता चुके हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आंसर क्या आ जाएगा? 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। तो ये कुछ एक उम्र जो है पूछी जाती है एग्जाम में, तो सारी की सारी हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यदि लोकसभा का पूछ लेता, लोकसभा, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है स्टूडेंट्स लोकसभा में आ जाता 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है वो लोकसभा का आ जाता। और इसके अतिरिक्त यदि वह राष्ट्रपति के लिए उम्र पूछ लेता, अधिकतम पूछता है राष्ट्रपति, ये न्यूनतम पूछता है, तो वो है 35 वर्ष। और इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की पूछ लेता है कई बार, तो मुख्य न्यायाधीश की पूछ लेता है उम्र, तो इसकी अधिकतम उम्र होती है स्टूडेंट। न्यूनतम जो है अन्य कंडीशंस होती हैं, न्यूनतम उम्र की कंडीशन नहीं होती है। वो जो अन्य कंडीशन है वो पूरी होती है तब तक जो है उम्र अधिकतम हो जाती है। तो इस तरह से अधिकतम है इसकी सीमा, तो वो है 65 वर्ष। और यदि यहाँ पे स्टूडेंट सरपंच की पूछ ले, सरपंच, तो सरपंच के लिए जो है वो 21 वर्ष है। और मतदाता के लिए पूछ ले, मतदाता के लिए उम्र जो है वो आपकी 18 वर्ष है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह के पूछ सकता है। राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, या फिर आपका अब राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, या फिर आपका विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य के लिए भी उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए भी कितनी होती है? लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 होती है। राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 23 वर्ष होती है। तो यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स परीक्षा की दृष्टि से कि भाई जो आपकी मतदाता की उम्र है ये पहले कितनी थी? तो पहले यह 21 वर्ष थी। फिर एक संशोधन हुआ 61वां संविधान संशोधन 1989 में, तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ उम्र कितने 21 से कितने कर दी थी? 18 कर दी गई थी। तो ये था आपका एज से रिलेटेड। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया स्टूडेंट्स? यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। एक इनसे रिलेटेड और भी नारा आता है कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया? ये स्टूडेंट्स बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो इस तरह से एक जो नारा है वो किस नेता के द्वारा दिया गया, इस तरह से पेपर में बन जाता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह। तो भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है? ये पूछ लेता है। भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये था स्टूडेंट्स आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो 19 अप्रैल 1975 में रूस देश की सहायता से भेजा था। रूस देश की सहायता से। तो ये भारत के द्वारा पहला भेजा गया उपग्रह था जो 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था। आर्यभट्ट कौन थे स्टूडेंट्स? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे।
गणितज्ञ थे और किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। गणित में इन्होंने जो है वो जीरो का आविष्कार किया था। जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। कुछ एक सौरमंडल से रिलेटेड भी इन्होंने बातें बताई थी। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को। किस देश की सहायता से छोड़ा था? रूस देश की सहायता से। और ये क्या थे स्टूडेंट्स? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है? इस तरह का स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे। हम एक टेबल इसकी बनवाएंगे। तो ये है स्टूडेंट्स झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे है और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है वो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे विशेष बता दें स्टूडेंट्स, जो है आपका एक युद्ध बहुत ही फेमस है झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध, सिकंदर का आक्रमण, अलेक्जेंडर का आक्रमण, सभी बातों का एक ही अर्थ है। 5 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान ने भारत के ऊपर अटैक किया और वो झेलम नदी के किनारे ही लड़ा गया युद्ध था। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्या कहता है। तो देखिए भाई श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका इराक की मुद्रा क्या है? तो स्टूडेंट्स इराक की मुद्रा, इराक तीसरे कंट्री स्टूडेंट्स, इराक की मुद्रा। तो इराक की मुद्रा है रियाल। इराक की मुद्रा क्या है? रियाल। नेक्स्ट है नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? पहले कर चुके हैं, फुटबॉल से यह संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। जिस तरह से संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये कई आए हैं स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाल दिवस, ये आपका भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कब चली? यहाँ लिख लेते हैं भारत में कहाँ चली थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ चली थी? ये प्रश्न है। तो कहाँ चली थी? कोलकाता में भारत में पहली ये मेट्रो रेल सेवा चली थी स्टूडेंट्स। और यहाँ कोलकाता से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी। दूसरा हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है? वो भी कोलकाता में है, हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है? कोलकाता में है। जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। एक यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़े चिड़ियाघर के लिए और विक्टोरिया महल के लिए भी जो है ये आपका आपको याद है, इसको याद किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए हम इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। स्टूडेंट्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और परीक्षा नजदीक है तो उम्मीद है आप जो है नीति के मुताबिक अपनी तैयारी मेंटेन कर रहे होंगे। अपने अच्छे से नोट्स निकालिए, वीडियो को पूरी देखिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रश्न है बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस स्टूडेंट्स मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस दिन जन्म होता है। और इसको प्यार से स्टूडेंट्स बच्चे जो है वो चाचा नेहरू बोलते थे, चाचा नेहरू। और इस दिन इनका जन्मदिन होता है, बाल दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। यह स्टूडेंट्स देश के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे कार्यकाल जो है, सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो इन्हीं के नाम है। कई बार ये पूछ लेते हैं सबसे कम कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर किसका है? तो वो है स्टूडेंट्स आपका अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। और जो है सबसे ज्यादा किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 47 से 64 तक स्टूडेंट्स देश के प्रधानमंत्री रहे थे। अंतरिम सरकार में भी यही रहे थे। उसके बाद में जो है वो इनको 64 में इनका निधन होता है, तो तब भी इन्हीं को चुना गया था। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन है आपका कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? कौन सा
ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। तो स्टूडेंट्स कौन सा है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है? तो ये है स्टूडेंट्स आपका शुक्र। ऑप्शन में शुक्र नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है विकल्प है तो वहां आंसर इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। लेकिन ये ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है। इसको बता दें हम सुबह का तारा भी बोलते हैं, शाम का तारा भी बोलते हैं, और आकार और द्रव्यमान में लगभग समान होने के कारण से इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यह 225 दिन में जो है परिक्रमा पूरी करता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, और यह ग्रह स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज घूमता है। देखिए शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के बाहर से क्लॉकवाइज घूमते हैं और शेष सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? तो दो ग्रह ऐसे हैं क्लॉकवाइज, शुक्र और अरुण, तो और से सारे एंटी क्लॉक हैं। तो इस तरह से इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, सुबह का तारा भी बोलते हैं। चमकीला भी यही है, बता दें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। तो ये कई इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। पृथ्वी के नजदीक भी कौन सा है? शुक्र है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? वाद्य यंत्र से जुड़े। तो किससे जुड़े हैं भाई? तबला से। यह तबला से जो है ये जुड़े हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है कौन सा किस राज्य को समुद्र तक नहीं लगता? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गया। किस राज्य को समुद्र तट नहीं लगता? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गया स्टूडेंट्स। ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा है? उड़ीसा, गुजरात, गोवा, मिजोरम। देखिए यहां पर आंसर आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है उसको समुद्री तट नहीं लगता। इसने आपका जो है वो राज्य दिए हैं, एक तो गुजरात दिया है, गुजरात की तो सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा है स्टूडेंट्स, हो ही नहीं सकता। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक गोवा दिया है, गोवा का लगता है, और इसके अतिरिक्त साथ में यहाँ पर जो तीसरा जो था स्टूडेंट्स वो इन्होंने दिया है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा इस साइड है, ये गुजरात है, गुजरात, ये आपका गोवा और ये आपका उड़ीसा। तो इन तीनों का समुद्री तट लगता है। यहाँ पर आपका कुछ यहाँ से जो है वो मिजोरम का समुद्री तट नहीं लगता है। तो देखिए भी क्या कहता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति स्टूडेंट्स कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। और एक राज्यसभा का उपसभापति जो होता है उसको कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्य उसको चुनते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? तो देखिए इसको यहां लिख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? तो ये शुरू हुए स्टूडेंट्स आपके 1896 में। यहाँ से कई बार ये पूछ लेता है कि IOC का गठन कब हुआ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ? ये आपका हुआ था भाई 1894 में। तो दोनों चीजों का आपको ध्यान में रखना है, गठन भी और आधुनिक ओलंपिक भी। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सही है? कपास की खेती। तो कपास की खेती के लिए स्टूडेंट्स कौन सी मिट्टी सही है? इसका प्रश्न का आंसर आ जाएगा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सही है, काली मिट्टी। और यहाँ पर बता दें इस मिट्टी को हम रेंगड़ मिट्टी भी बोलते हैं, रेंगड़ मिट्टी। और कपास की जो पैदावार है स्टूडेंट्स वो गुजरात राज्य में अधिक होती है,
गुजरात राज्य में अधिक होती है, और इसको हम सफेद सोना भी बोलते हैं, सफेद सोना। सफेद सोना भी कपास को कहा जाता है, गुजरात में अधिक होती है, काली मिट्टी या रेंगड़ मिट्टी में अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, नेक्स्ट है नेत्र दोष का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति एक ही साथ, पर्सन इसको साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कम से कम एक बच्चा जो है वो अपने साथी को बोल करके चैनल से सब्सक्राइबर के रूप में जुड़वाए। देखिए भी क्या कहता है, नेत्र दोष का नाम बताओ जिसमें एक ही साथ ऊर्ध्वाधर और अक्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकते। नेत्र दोष, नेत्र दोष जिसमें फोकस नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। तो यहां पर अबिंदुता आ जाएगा स्टूडेंट्स, अबिंदुता। अबिंदुता की बीमारी में जो प्रॉपर फोकस नहीं बनता है, अबिंदुता। तस्वीरें जो है इस तरह के रोगी को हिलती हुई नजरें आती है। नेत्र दोष की चर्चा है स्टूडेंट्स, कई बार ये पूछ लेता है कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और यहाँ पे जो दूरदृष्टि दोष में जो है स्टूडेंट्स, दूर की दृष्टि होती है, साफ नजदीक नहीं दिखाई देता, नजदीक का दिखाई, इनका नाम का उल्टा है, नहीं देता। और यहाँ पे नजदीक का नहीं दिखाई देता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। ध्यान रहे कि भाई पूछ ले दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो एक है आपका निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, नहीं देती है। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मायोपिया, इसको मायोपिया कहा जाता है। और इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है, अवतल लेंस। इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स आंखों से ही संबंधित कि भाई रतौंधी किस अंग की बीमारी है, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है, यह भी आंखों की, रतौंधी जो है आंखों की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, सूर्यास्त होने के बाद में दिखाई नहीं देता है। एक वर्णांधता, वर्णांधता स्टूडेंट्स, वर्णांधता मतलब कलर विजन, यह भी आंखों की बीमारी है, लेकिन यह जेनेटिक डिजीज है, वंशानुक्रम बीमारी है। इसमें रोगी जो है वो प्राथमिक रंगों में पहचान नहीं कर पाता है। तो आंखों से रिलेटेड एक आपका ट्रैकोमा की बीमारी के बारे में पूछता है, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा भी आंखों की ही बीमारी होती है, इसमें आंखों में सूजन आती है। तो ट्रैकोमा, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि या फिर अबिंदुता, ये सारे के सारे रोग जो हैं स्टूडेंट्स आपके आंखों से ही रिलेटेड हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है आंखों का कि भाई आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है स्टूडेंट्स, रेटिना, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये ध्यान रहे, कई बार पूछा गया है पेपर में, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। फिर हमें वस्तुएं सीधी नजर क्यों आती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम जो है स्टूडेंट्स मस्तिष्क में ले जाते समय उस इमेज को सीधी कर देता है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज यहाँ पर कई बार पूछता है कि दान कौन सा भाग किया जाता है, तो दान किया जाता है आपका कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया भाग जो है वो दान किया जाता है। एक कौन सा जो है प्रकाश नियंत्रण करता है, तो आइरिस, आंख में प्रकाश की जो एंट्री होती है, आइरिस वाला भाग उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ये आंख से रिलेटेड है, कई बार इसके लिए स्पेशल हम वीडियो भी दे चुके हैं। और अब भी एक किताब पढ़ते समय आंखों से किताब कितने दूर होने चाहिए, तो स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
अनुपस्थिति में किया गया श्वसन। इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया गया श्वसन, किया गया श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया गया श्वसन जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया गया श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, क्वेश्चन है आरबीसी कहाँ बनती है? लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी, तो ये कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा, मतलब अस्थि मज्जा का अर्थ है स्टूडेंट्स बोन मैरो। हमारे शरीर में बोन मैरो में आरबीसी बनती हैं और इनकी जो संख्या है वो 5 से 6 लाख प्रति mm³ होती है, 5 से 6 लाख प्रति mm³ होती है और इन्हीं में स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कहता है देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाई दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? इसको एक बार साफ कर देते हैं भाई, इसको साफ कर देते हैं एक बार। दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? तो देखें दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? दही में कौन सा बैक्टीरिया या जीवाणु बदलता है? बदलता है तो दूध को दही में क्या आंसर आ जाएगा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। कई बार ये पूछ लेता है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है और लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो हो दूध को दही में बदलता है। कई बार प्रश्न आता है स्टूडेंट्स, जो हम दूध पीते हैं तो हमारे आमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम दही में कन्वर्ट करता है? तो वहां पर आंसर आ जाएगा रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है हमारे द्वारा पिया गया दूध जो है उसको दही में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है भी आपका मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत है? मानव रक्त में प्लाज्मा, मानव रक्त में प्लाज्मा, तो मानव रक्त में प्लाज्मा जो है वो 45% है। ये आपका 55%, सॉरी 55% मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है। ये तरल भाग होता है, शेष जो है 45% जो है रक्त का ठोस भाग होता है, ठोस भाग, और ये जो है आपका तरल भाग होता है। ये कैसा होता है? तरल भाग होता है। तो यहाँ पर कई बार पूछ लेता है रक्त का रंग लाल किसके कारण से दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किण्वन प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? अच्छा प्रश्न है, अभी देखिए ध्यान दीजिए। किण्वन, किण्वन प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? तो किण्वन प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? किण्वन प्रक्रिया में स्टूडेंट्स निर्माण होता है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का निर्माण किण्वन प्रक्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट है लोहे को जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? लोहे को जंग लगना, एक तो ये पूछ लेता है कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाती है। दूसरा प्रश्न आता है स्टूडेंट्स यहाँ से कि लोहे को जंग लगता है तो उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम बताएंगे जंग लगने के पश्चात लोहे का वजन इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका कोई वस्तु जिसे कि तार में बदल सकते हैं वो गुण क्या कहलाता है। कोई वस्तु जिसको तार में बदला जाए तो स्टूडेंट्स को कहलाती है तन्यता, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। और सबसे ज्यादा किसमें होती है ये, सोने में। सोना एक ऐसी धातु है स्टूडेंट्स जिसका सबसे पतला तार बनाया जा सकता है, और चांदी एक ऐसी धातु है जिसकी सबसे पतली जो है चादर बनाई जा सकती है। तो नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है, H2O2। हाइड्रो पर ऑक्साइड का सूत्र क्या है, H2O2। बस इतना ही क्वेश्चन था। तो देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत। ये हम कई बार कर चुके हैं स्टूडेंट्स। जो वायु है वो पता है आपको, गैसों का एक मिश्रण है। इसमें N2 कितने प्रतिशत होती है, 78% होती है। O2 कितने प्रतिशत होती है, 21%। 20.99 भी आपको मिल सकता है। और आर्गन कितने प्रतिशत होती है, 0.93% होती है। CO2 कितने प्रतिशत होती है, 0.03% होती है। O3 मतलब ओजोन कितनी होती है, 0.0006% होती है। ये वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण है। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, अब तक तो आपको ये याद भी हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, 1% जरूर बन जाता है गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो ऑप्शन लिखने पड़ेंगे इसके, कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। इसको साफ कर लेते हैं। तो बता दें स्टूडेंट्स, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह की कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को देखें पूरा भी। जब तक वीडियो को आप पूरा नहीं देखोगे तब तक जो है वो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो देखिए क्या कहता है, कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है ये कह रहा है। ऑप्शन है यूरेनियम। दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स आपका रेडियम। और तीसरा है जिरकोनियम। और चौथा है कोई नहीं। तो जो जिरकोनियम है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। नेक्स्ट है सबसे हल्का परमाणु किसका होता है। सबसे हल्का परमाणु, सबसे हल्का, बार बार बताया गया है, इसका होता है स्टूडेंट्स आपका हाइड्रोजन जो तत्व है सबसे हल्का होता है। नेक्स्ट है आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस के रूप में, आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। देखिए लेंसों से रिलेटेड स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर किसका, कौन से, ये आपका दर्पण से संबंधित डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। तो डॉक्टर जो है स्टूडेंट्स आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कान, आंख, नाक की चिकित्सा में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये आपका उत्तल, पीछे वाली वस्तु देखने के लिए उत्तल होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या है स्टूडेंट्स, ओम। ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट है आपका कौन सी वस्तु चुंबकीय है। चुंबकीय वस्तु, आसान प्रश्न है। चुंबकीय वस्तु बिल्कुल आसान, इजी स्टूडेंट्स क्वेश्चन रहेंगे आपके। साइंस का मैं आपको देखिए बता दूं, आपके परीक्षा में नाम है कि साइंस आएगी, लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं लेवल की बातें आती हैं, ज्यादा टफ नहीं आता है, बिल्कुल इजी रहेगा। बस आपको एग्जाम तक बने रहना है, एग्जाम तक आपकी तैयारी छोड़नी नहीं है, इजीली आपका पेपर 2 निकल जाएगा। चुंबकीय वस्तु कौन सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी है, लोहा।
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग बताओ। कोई धावक है स्टूडेंट्स 20 सेकंड में दूरी तय करता है 200 मीटर की, तो उसका वेग आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए क्या कहता है, एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में क्या होगा। विश्राम की अवस्था में वस्तु में क्या होगा। विश्राम की अवस्था में वस्तु में क्या होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, विश्राम की वेग होगा, गति होगी, स्पीड होगी या ऊर्जा होगी। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा उसमें मिलेगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है। तो देखिए उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल स्टूडेंट्स किस घटक पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो है वो घनताओं पर निर्भर करता है। घनताओं पर, घनताओं पर जो है उत्प्लावन बल निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। कई बार ए का पूछ लेता है रेटिनोल, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम जो है वो रेटिनोल है। बी का पूछ लेता है थायमीन, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। और आपका भाई विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का जो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। तो इस तरह से विटामिनों के वैज्ञानिक नाम या इनसे होने वाली कमियां या इनकी खोज, ये इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न ये पूछ लेता है। नेक्स्ट है ये आपका एथेनॉल का सूत्र क्या है। C2H5OH। एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, ये एथेनॉल का सूत्र है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है आपका अभ्यास पेपर 44। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।